नमस्कार साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो लेटेस्ट एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, इवन रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, उनमें क्या रोल है। मतलब जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक कोर्स डिज़ाइन किया है, जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026। इसके बारे में मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कराता हूं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट एनसीईआरटी से ही रिलेटेड है, ठीक है। और मेरा एक पेड बैच भी चल रहा है जो कि एसएससी सीजीएल मेंस 2025 को लेकर टारगेटेड है। 19 जनवरी को मेंस का जो एग्ज़ाम है उसके बाद वो बैच एंड हो जाएगा, जिसमें मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। इवन डिफरेंट एसएससी के 2025 के लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए मैं आपको कुछ प्रूफ बताता हूँ, डेमो देता हूँ, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इवन आपके मेंस के एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक बुक है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 है, क्लास 11th की बुक है। इसमें आपसे अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था कि जो जगेश्वर टेम्पल है ये कहाँ पे है। तो अभी हम देख रहे हैं, अगर कुमाऊं रीजन के टेम्पल्स की बात करें तो उसमें एक जगेश्वर टेम्पल है, वो अल्मोड़ा में है। अब चंपावत टेम्पल आपसे पूछा जा सकता है, ये पिथौरागढ़ में है, ये ध्यान रखना है। ये नागरा आर्किटेक्चर पे है। जगेश्वर टेम्पल को लेके क्वेश्चन ऑलरेडी अभी एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम से पूछा है 2025 में। आपसे चंपावत आपके मेंस में पूछा जा सकता है। अगर इसी बुक की बात करें, इसके चैप्टर 5 की बात करें, सेम एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, तो उसमें हम देख रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा, एक मंडागा पट्टू नाम का जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन एट द मंगागा पट्टू, और जो मेंशन करता है कि महेंद्र बर्मन वन नाम के जो राजा हैं उन्होंने कई सारे टाइटल लिए, जैसे विचित्र चित्ता मतलब क्यूरियस माइंडेड, और चित्रा करापुल्ली टाइगर एमोंग आर्टिस्ट, एंड चैत्यकरी मतलब टेम्पल बिल्डर। मतलब आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे पूछा गया रिसेंट एग्जाम्स में एसएससी के द्वारा कि विचित्र चित्ता, चित्राकपल्ली और चित्ताकरी ये टाइटल किस राजा ने लिए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये टाइटल लिए हैं महेंद्र बर्मन वन ने। अब आपसे मेंस में क्या पूछा जा सकता है कि मंडागा पट्टू जगह पे इंस्क्रिप्शन पाए गए जहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको। और इस पैराग्राफ को भी आप पूरा पढ़ लीजिए, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन फिर से बन सकता है। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि कांचीपुरम जो टेम्पल है उसमें जो पेंटिंग्स हैं उनको पैट्रोनाइज किसने किया है। तो पल्लवा किंग ने किया, जिसका नाम क्या है, राज सिम्हा। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला, इस जो हमारा पीवाईक्यू गाइड का जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026 है, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि क्या क्या है। बाकी अभी आप और क्वेश्चंस देखिए। ये कृति वन करके जो टेक्स्ट बुक है जिसमें म्यूजिक के बारे में बताया गया है, ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया कि राग भैरव, जो रागा म्यूजिक मॉर्निंग में गाए जाते हैं उन्हें राग भैरव बोलते हैं, और जो रागा इवनिंग में गाए जाते हैं उन्हें रागा यमन बोलते हैं। ये ध्यान रखना होगा आपको। सोशल साइंस की कंटेम्प्रेरी इंडिया वन क्लास 9th की जो बुक है, क्लाइमेट चैप्टर है, इसमें साफ साफ सदर्न ऑसिलेशंस के बारे में दिया गया है, जिसे एसओ बोला गया है। ये अगर पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो इसी पैराग्राफ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस दैट change in the pressure conditions over the southern ocean also affect the monsoon. Normally ट्रॉपिकल ईस्टर्न सदर पैसिफिक ओशियन हाई प्रेशर एक्सपीरियंस करता है, जबकि अगर ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन की बात करें तो लो प्रेशर। बट सर्टेन ईयर्स में ये रिवर्स हो गया है। कैसे रिवर्स हुआ कि ट्रॉपिकल ईस्टर्न ओशियन इंडियन ओशियन है वहाँ पे जो है वो हाई प्रेशर हो गया है, और ईस्टर्न पैसिफिक में जो है वो लो प्रेशर हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर कंडीशन है, इसी को क्या बोल रहे हैं, सदर्न ऑसिलेशंस। आपसे एग्जाम में अल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस भी पूछा जा सकता है। ये पैराग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल मेंस के एग्जाम के लिए।
इसी तरीके से सोशल साइंस की जो कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 1 क्लास 9 की बुक है, उसमें ड्रेनेज नाम का जो चैप्टर है, चैप्टर 3, उसमें तापी बेसिन के बारे में पूछा गया था रिसेंट एग्जाम में। तापी बेसिन राइजेस, तापी रिवर जो है वो राइज होती है किस रेंज से, तो सतपुड़ा रेंज से। इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो है, जो आपसे पूछा जा सकता है कि मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है, साबरमती है, माही है, भरतपुजा है, पेरियार है, ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। केमिस्ट्री क्लास 12 की जो है उसमें बायोमोलिक्यूल नाम का चैप्टर है। इसमें आपसे पूछा गया था अमीनो एसिड्स के बारे में कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी ने लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे हैं जो 2025 में हुए हैं। जैसे अमीनो एसिड्स के बारे में बताया गया कि अमीनो एसिड्स 3 तरीके के हैं, या तो वो एसिडिक होंगे, या फिर बेसिक होंगे, या न्यूट्रल होंगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन देयर मॉलिक्यूल। जैसे बताया कि अगर अमीनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की अगर संख्या सेम होगी तो उसे बोला जाएगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। अगर मोर नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होंगे देन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो उसे बोला जाएगा बेसिक। इसी तरीके से अगर मोर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे कंपेयर टू अमीनो ग्रुप तो उसे बोला जाएगा एसिड। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता चल गया कि अमीनो एसिड 3 तरीके के हैं। कब कैसे हैं, अगर इक्वल नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं तो वो न्यूट्रल है, अगर अमीनो ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या से तो वो बेसिक है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा है अमीनो ग्रुप्स से तो वो एसिडिक है। बट अब पॉइंट ये है कि किस तरीके के एसिड्स को हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं और किस तरीके के एसिड्स को नॉन एसेंशियल। तो ध्यान रखिएगा, अगर अमीनो एसिड्स जो बॉडी में सिंथेसाइज हो सकते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जबकि दूसरे एंड पे दोज विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज, अपने बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, जो कि हमें डाइट के थ्रू ऑब्टेन करने होते हैं, उन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एग्जाम में पूछा गया कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है, आपसे नॉन एसेंशियल भी पूछा जा सकता है। तो टेबल में आपको जहाँ एस्ट्रिक साइन दिया गया है टेबल 10.2 में, वो सारे के सारे एसिड्स कैसे हैं, आपके अमीनो एसिड्स हैं एसेंशियल। जैसे वेलाइन है, ल्यूकाइन है, अर्जिनाइन है, आइसोक्लूनाइन है, थेरोनाइन है, लाइजिन है, ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में याद रख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो है इसमें चैप्टर 5 है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। इससे भी आपसे पूछा गया था कि फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है और उसकी जो रिसिप्ट है जिसमें बोरोइंग्स को अगर हटा दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर बोरो करेगी तो वो भी तो उसके पास पैसा इकट्ठा होगा, तो इसी तरीके से अगर बोरोइंग्स को हटा के जो रिसिप्ट आ रही हैं और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसका जो डिफरेंस है उसे फिस्कल डेफिसिट बोला जाता है। यहाँ से आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, अब अगर क्लास 12 की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 की बुक के बारे में बात करें, ये सारी बुक्स चैप्टर वाइज मैं अपने जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026 में आपको कवर करूंगा। डेली बेसिस पे एक चैप्टर कराया जाएगा। अगर चैप्टर बड़ा होगा तो आपको एक दिन में 2 चैप्टर, मतलब 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट किया जाएगा, जिससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको ऑडियो नोट्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे। इवन एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको एक टेलीग्राम पेड क्विज में भी एनरोल किया जाएगा, जहाँ पे आप क्वेश्चंस को ऑडियो नोट्स सुनने के बाद अटेम्प्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पज, कि आपको क्या चीज़ें याद हैं, क्या चीज़ें आप भूल रहे हैं, जिससे कि आपका रिवीजन स्ट्रांग होगा। मैं आपको बताता हूँ इस बुक से क्या पूछा गया है। तो किंग्स एंड क्रॉनिकल्स जो थीम 9 है उसमें साफ साफ आप देख रहे हैं रज्मनामा के बारे में बताया गया है कि महाभारत को जो है पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, उसे बोला गया था रज्मनामा। रज्मनामा का मतलब होता है बुक्स ऑफ वॉर, मतलब महाभारत एक युद्ध था, तो मतलब एक लड़ाई की एक किताब है। तो इसी तरीके से एग्जाम में आपसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी का रोल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है रीसेंट ट्रेंड को समझते हुए। अगर मैं स्पोर्ट्स की एनसीईआरटी की बात करूं, जो कि मैं अपना जो जीएस एनसीईआरटी हमारा जो कोर्स है 2026 को लेके, उसमें मैं जो भी वीकेंड्स आएंगे 20 अगस्त 20 जनवरी के बाद, उनमें वीकेंड्स पे मैं आपको स्पोर्ट्स की एनसीईआरटी एवं इवन म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट्स और जो भी फेस्टिवल्स हैं, ये सारे के सारे आपको वीकेंड्स क्लासेस के थ्रू कवर करूंगा। मतलब वीकेंड्स में जो वीडियो जाएंगी वो आपकी ये होंगी, और डेली बेसिस पे हम कोर सब्जेक्ट्स करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, साइंस है।
चलिए, अब हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात करें अगर क्लास 11 की, तो उसमें चैप्टर 5 है टीम 5, जहाँ पे पर्सनल फॉल रीसेंट एग्जाम में डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया। ए पर्सनल फॉल अकर व्हेन देयर इज ए इलीगल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ओपोनेंट्स। अब आपसे मेंस में क्या पूछा जा सकता है, जो मुझे उम्मीद है ये पूछ सकते हैं कि एक प्लेयर कितने पर्सनल फॉल कर सकता है जब तक उसे उसके बाद उसे बाहर कर दिया जाएगा, तो करेक्ट आंसर है 5। A player who commits more than 5 personal fouls is excluded from the game। ये ध्यान रखना है आपको। अगर क्लास 11 की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की एनसीईआरटी की बात करें, उसका चैप्टर 5 टीम टीम है, तो उसमें कबड्डी के बारे में बताया गया। डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल, उसी से आपके जो रीसेंट एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस कई सारे फंसे हैं कबड्डी से रिलेटेड। मैं धीरे धीरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एनसीईआरटीज हैं, वो आपको वीकेंड क्लासेज के थ्रू कवर करूंगा अपने कोर्स में। अब आप देखिएगा, यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए। जैसे कबड्डी को डेराइव किया गया है एक वर्ड से जिसका नाम है कौन बाड़ा। कौन बाड़ा का मतलब क्या होता है, टू चैलेंज एन ओपोनेंट। यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया, अभी रिसेंट एग्जाम में एसएससी ने पूछा है, जो एडुकेटी कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे इसी गेम को हु तू बोला जाता है वेस्टर्न इंडिया में, और हा दो बोला जाता है ईस्टर्न इंडिया में। यहाँ से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चेदू गुदू बोला जाता है सदर्न इंडिया में, और कौन बाड़ा बोला जाता है नॉर्दर्न इंडिया में। ये ध्यान रखना है, सारे के सारे नाम। और अगर आप देखेंगे तो इससे लाइन टू लाइन क्वेश्चन इस पैराग्राफ से आपसे फिर से पूछे जा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है कबड्डी को लेके। मैं इवन सारी की सारी जो भी एनसीईआरटीज हैं जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, उनका एक एक चैप्टर आपको डिटेल्ड दूंगा। उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या उससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं एक्सपेक्टेड, वो सब मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करूंगा। ऑडियो नोट्स के थ्रू भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। आप इनको रिवीजन कर सकते हैं, और वीडियोस के थ्रू लाइन टू लाइन आप उन्हें अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। ये हमारे बैच है पीवाईक्यू गाइड जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026। अभी एंड नहीं हुआ है, अभी हम एनसीईआरटी का डेमो और देंगे, बने रहिए। अभी देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा एक पेड टेलीग्राम जीएस कोर्स है, जो एसएससी के जितने एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी के या रेलवे के जो भी एग्जाम्स हैं, उन सबको लेके टारगेटेड है। इवन जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, सब में क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही मिलेंगे। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए है, नॉट फॉर एसएससी एंड रेलवे, बट टारगेट हमारा एसएससी और रेलवे एग्जाम्स को लेकर रहेगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको डेली ऑडियो नोट्स भी दूंगा और टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक। ठीक है, जहाँ पे एनसीईआरटी से रिलेटेड तो आपको वीडियो मिलेगी, और पीवाईक्यू से रिलेटेड ऑडियो नोट्स मिलेंगे कि उस चैप्टर से क्या क्या। जैसे आज मैं सुबह आपको कोई वीडियो देता हूँ किसी एनसीईआरटी के किसी एक बुक की किसी चैप्टर की, चैप्टर वाइज चलेगा, सीक्वेंस से होगा। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस एनसीईआरटी के उस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं, वो आपको शाम को ऑडियो नोट्स के थ्रू हमारे इस पेड टेलीग्राम बैच में मिलेंगे। साथ ही साथ आप इससे लिंक कर पाएंगे कि एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या क्या लिंक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको कवर करूँगा। ठीक है, आपको एसएससी सीजीएल के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जीएस क्विज से जोड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरा, एक जो एनसीईआरटी बेस्ड क्विज होगा उससे भी ऐड किया जाएगा, जिसमें आप ऑडियो नोट सुनने के बाद नेक्स्ट डे आप अपने रिवीजन के लिए उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन फ्री वीडियोज मिलेंगी, ये फ्री वीज हैं इसके साथ। क्यों इसको ज्वाइन करना है, अगर जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन कहीं रुक रहा है, आप फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो ये वीडियो, ये कोर्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ हम क्यों इस चीज़ को करा रहे हैं, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये आपने अभी तक की जो वीडियो है उसके थ्रू पता कर लिया होगा, या आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी मैं कई सारी चीज़ें शेयर करता हूँ, जिससे कि आप जान पाते हैं कि आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेटेस्ट एसएससी और रेलवे के एग्जाम्स में कितना क्रूशियल रोल है। आप डीएम कर सकते हैं, कहाँ पेमेंट करना है, कैसे करना है, @PYQ गाइड 2024 पर। फ़ी हमारी 999 है, अभी के लिए ऑफ़र है। जो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ज्वाइन करेंगे उन्हें ये ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, उसके बाद इसकी फ़ी हाइक हो जाएगी। ठीक है, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द सिलेक्शन स्ट्रेटजी फॉर 2026। आइए कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 के बारे में बात करें। क्लास 10th की ज्योग्राफी की सोशल साइंस की जो बुक है उसमें चैप्टर 6 मिनरल थे, इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से। देखिएगा, एल्यूमिनियम लाइन टू लाइन क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछा गया था। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। यहाँ पे सेकंड मोस्ट की जगह लिख दिया था फर्स्ट,
तो करेक्ट आंसर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या है? सेकंड मोस्ट है। अब आप देखेंगे साइंस की क्लास 9th की जो बुक है मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसमें आपसे डिपोजिशन क्या होता है और सब्लिमेशन क्या होता है, ये लाइन टू लाइन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। क्या? चेंज ऑफ ए स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग टू द लिक्विड, अगर सॉलिड टू गैस जा रहे हैं, लिक्विड विदाउट लिक्विड को जो सरपास कर दे रहे हैं तो उसे बोल रहे हैं सब्लिमेशन। अगर एंड डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड, अगर गैस टू सॉलिड चले जा रहे हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड तो इसको बोल रहे हैं डिपोजिशन। तो सब्लिमेशन और डिपोजिशन एक दूसरे के अपोजिट हुए। इसी से आपसे ये भी पूछा गया इसी चैप्टर से कि इवेपोरेशन की जो रेट है वो किस किस चीज़ों की वजह से चेंज होती है। जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होगी। क्या? रेट ऑफ इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी, रेसिप्रोकल रिलेशन है। विंड स्पीड बढ़ेगी तो आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगी, ध्यान रखना है। इसी चैप्टर से फिर क्या पूछा गया मिनरल्स में कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं। जहाँ पे एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल होगा वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होंगी, जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन वुलन टेक्सटाइल, शुगर, एडिबल ऑयल्स। ठीक है। यह ओनरशिप के बारे में पूछा गया कि भाई कौन सी किस तरीके की ओनरशिप है, उसके बेसिस पे कैसी इंडस्ट्री हो सकती है, जैसे पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री हो सकती है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है। हैवी इंडस्ट्री कौन सी हैं, जैसे आयरन एंड स्टील है। लाइट इंडस्ट्रीज कौन सी हैं, जहाँ पे जो है लाइट रॉ मटेरियल यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल और लाइट गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री एज ए लाइट इंडस्ट्री। वीडियो एंड तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है, आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं। ठीक है। इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12 की ज्योग्राफी की बुक में अगर चैप्टर 3 की बात करें, लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, तो यहाँ से एसएससी ने भी रिसेंट जितने भी एग्जाम लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिला है। कैसे? कि खरीफ फसल का टाइम पूछा है, जून और सितंबर। नदर्न स्टेट में कौन सी खरीफ फसलें हैं, सदर्न स्टेट में कौन सी खरीफ फसलें हैं, रावी के लिए पूछा गया है, जायद के लिए पूछा गया है। तो ये टेबल हमेशा हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको कंठस्थ कर लें, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में। ये भी पूछा गया था कि बरानी जो है वो रेनफेड जो है फार्मिंग को बोलते हैं। दो तरीके की फार्मिंग है ऑन द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के मॉइस्चर के बेसिस पे दो तरीके की फार्मिंग है, इरिगेटेड फार्मिंग और एक रेनफेड फार्मिंग। इरिगेटेड फार्मिंग को आप वो रेनफेड फार्मिंग को आप बरानी फार्मिंग भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लेके इसी चैप्टर से लेटेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था लाइन टू लाइन। क्या लिखा हुआ है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज इनिशियली कन्फाइंड टू, green revolution was initially confined to the irrigated areas only. This led to the regional disparity in the agriculture development in the countries. यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन हैं या नहीं है, ये लाइन टू लाइन पूछा गया ग्रीन रेवोल्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन फिर से बन सकता है, इसको पूरा इंपॉर्टेंट अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ड्राईलैंड फार्मिंग के बारे में, वेटलैंड फार्मिंग के बारे में, और इवन ये भी पूछ सकता है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थे वो कहाँ के थे, व्हीट जो मैक्सिको के थे और राइस वाले वो है फिलीपींस के थे, ध्यान रखना है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो गवर्नमेंट बजटिंग वाली जो चैप्टर है, इससे फिर से क्वेश्चन पूछा गया। इसमें बस केवल यही पूछा गया था कि रेवेन्यू अकाउंट को और क्या बोलते हैं, तो रेवेन्यू बजट बोलते हैं। इसी तरीके से कैपिटल अकाउंट को कैपिटल बजट बोलते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट के बजट की बात करें तो उसमें दो तरीके के फैक्टर हैं। रेवेन्यू अकाउंट जो है वो असेट्स एंड क्या बोलते हैं आपके current fiscal years only include a revenue account are and those concerned with the assets and liabilities जो है वो आपके कैपिटल बजट या कैपिटल अकाउंट कहलाते हैं। ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, आर्टिकल 112 में इसके बारे में दिया गया है। अगर इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11 की जो बुक है उसका जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी 1950-1990, एलपीजी रिफॉर्म पे कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कई सारे पूछे गए हैं। इसी तरीके से इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956 में केवल और केवल यही पूछा गया कि इस रेजोल्यूशन के अंडर इंडस्ट्रीज को कितनी कैटेगरी में बांटा गया, तो आंसर है 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं? इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, पहला। दूसरा, इन विच प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ पब्लिक
पब्लिक सेक्टर विद द गवर्नमेंट टेकिंग द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्टार्टिंग न्यू यूनिट्स, और तीसरा जो है वो केवल प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, 1956 ध्यान रखना है। अगर बात करें इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो बुक है उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ से भी डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन क्या पूछा गया था, सेटेरस पेरिबस इसका मतलब क्या है। सेटेरस पेरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, मतलब जो बाकी के फैक्टर्स हैं उन्हें इक्वल रखा गया है और बाकी चीज़ें एनालाइज करी गई हैं, विच लिटरली मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से। अगर अबर पास 3 की बात करें सोशल साइंस की, उसका चैप्टर 4 है ट्राइबल डिकोज एंड विजन ऑफ ए गोल्डन एज। यहाँ से सोंग्राम संगमा के बारे में पूछा गया। 1906 में असम में एक रिवॉल्ट हुआ था। एक फॉरेस्ट सत्याग्रह 1930 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी लाइन टू लाइन क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही पूछे गए हैं। सोंग्राम संगमा 1906 का रिवॉल्ट कौन से स्टेट का है, तो असम का है। फॉरेस्ट सत्याग्रह कहाँ का है, सेंट्रल प्रोविंस का है। अवर पास 3 का अगर हम बात करें चैप्टर 8 मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, तो इसमें आपसे लाइन टू लाइन आर्म एक्ट के बारे में पूछा गया था कि आर्म एक्ट कब का है, तो 1878 में पास हुआ, और सेम ईयर में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी पास हुआ था। एल्बर्ट बिल पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये सारे आपके एग्जाम में लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। विश्वास रखिए एनसीईआरटी से ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर जीएस में आप रुक रहे हैं कहीं तो, और कई सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो स्टेटमेंट जिस तरीके से दिए गए हैं उन्हीं से ही क्वेश्चंस को हल किया जा सकता है। उसमें आपकी थोड़ी सी जो नॉलेज है, जो भी आपने पढ़ा है, उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मेंस के एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं आपको तो छोड़ के नहीं आने हैं, उन्हें अपना थोड़ा सा डेडिकेटेड टाइम दें और वो क्वेश्चन खुद पे खुद सॉल्व हो जाएंगे। जो आपके अंदर जितनी भी नॉलेज है, जो आपने पढ़ा है, उसके बेसिस पर ही आप उसको ब्लाइंडली छोड़ मत दीजिए कि आप छोड़ के आ जाएं कि मुझसे क्वेश्चन होगा नहीं, तो ये आप बाद में इसको पछताएंगे। आपका चांसेज है कि 90% वो क्वेश्चन सही हो सकता है। अवर पास 3 में अगर चैप्टर 3 की बात करें रूलिंग द कंट्री साइड, तो इसमें साफ साफ ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जूट बंगाल में, मतलब ब्रिटिशर्स ने परसुएट किया था, फोर्स किया था कल्टीवेटर्स को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में कि वो ये फसलें उगाएं। बंगाल में बोला कि आप जूट उगाओ, असम में बोला टी उगाओ, यूनाइटेड प्रोविंस जैसे उत्तर प्रदेश बोला गया उसे उनमें बोला गया कि आप शुगर केन उगाओ, पंजाब में बोला गया वीट उगाओ, महाराष्ट्र और पंजाब में बोला कॉटन भी उगाओ, और मद्रास में बोला था कि राइस उगाओ। तो ये आपसे फिर से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, एसएससी सीजीएल मींस 2025 में। अवर पास 3 अगर चैप्टर 7 की बात करें वुमेन कास्ट रिफॉर्म के बारे में, तो इसमें पेरियार के बारे में बताया गया है कि ईवी रामास्वामी नायकर जिन्हें पेरियार बोला गया था, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट फाउंडेड किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% यहाँ से आपसे फिर से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेज हैं, पूरे पूरे चांसेज हैं। फिर से एसएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इस पैराग्राफ को अच्छे से आप रीड कर लीजिए एक बार। अब मैं आपको हमारा जो एडिक्यूटी पेड बैच है, एडिक्यूटी एसएससी जीएस मास्टर रूम पीवाईक्यू गाइड, ये एसएससी सीजीएल मेंस 2025 को लेकर टारगेटेड है। 19 जनवरी तक हम इस बैच को मतलब कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड कर चुके हैं, अब बस रिवीजन है जो बच्चे कर रहे हैं। टल्चर थर्मल पावर स्टेशन, ये आपसे रीसेंट एग्जाम में एसएससी ने पूछा था, और इससे पहले देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा गया है। रोल ऑफ पीवाईक्यू इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। ये नया क्वेश्चन है, मतलब ये रीसेंट एग्जाम्स में पूछा एसएससी ने ही। नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे है, पटियाला में। कहाँ कहाँ पूछा गया, डीपी कांस्टेबल में, आरआरबी एनटीपीसी में, एसएससी जीडी में। इवन मैंने आपको शिफ्ट और उसके साथ आप वेरीफाई भी कर सकते हैं एसएससी स्टेनो के एग्जाम में। तो यहाँ से हमें पता चलता है, अभी तक हमने देखा कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से एज इट इज उठ के आ रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी पढ़ाते हुए मैं आपको कवर करूँगा, साथ ही साथ ऑडियो नोट्स के थ्रू और एमसीक्यू फॉर्मेट में। इसमें आपको पता होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे याओसंग फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है, एसएससी एमटीएस में पूछा गया और रीसेंट एग्जाम में एसएससी ने पूछा है। ठीक है, अगर एग्जैक्टली लाइन टू लाइन बात करें तो एक एग्जाम में और पूछा गया, किसमें,
अमुक्ता मलयाला मलयादा, इसके बारे में पूछा था। तो ये कृष्णदेव राय से रिलेटेड एक तमिल तेलुगु टेक्स्ट है। तेलुगु है, ये ध्यान रखिएगा, तमिल नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तेलुगु टेक्स्ट है, विजयनगर के जो रूरल हैं कृष्णदेव राय। ठीक है। लेजिंग नाम का एक फेमस ट्राइबल डांस है, ये किससे एसोसिएटेड है? महाराष्ट्र से। DSSB के एग्जाम में पूछा है। इसमें मैं सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिंक करूंगा कि एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चंस उस टॉपिक पे पूछे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में। ठीक है। दहलीवाल किस चौहान डायनेस्टी में जो कॉइन्स थे उनको बोला गया है? देखिए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, अभी रिसेंट एग्जाम्स में पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है। लीड बैंक स्कीम, एनसीआर आरबीआई की जो लीड बैंक स्कीम है किस ईयर में स्टार्ट हुई थी? ये एग्जैक्टली सेम पेज आस्क्ड इन द रीसेंट एग्जाम कंडक्टेड बाय द एसएससी इन 2025, और इससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 7 दिसंबर 2020 को पूछा जा चुका है। लाइन टू लाइन क्वेश्चन फिर से एनसीईआरटी से पूछा जा चुका है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा कि महाभारत में दो टर्म है, एक भारतवर्ष से एक जम्बू द्वीपे। तो जम्बू द्वीपे में जो जम्बू है उसका मतलब क्या है? सेकंड टर्म, उसका मतलब है एक आइलैंड है, किसका? फ्रूट ऑफ जामुन ट्री। जामुन ट्री का जो फ्रूट है उसका जो आइलैंड है उसी को बोला गया है क्या? जम्बू द्वीपे। ठीक है। इन इंडिया ऑल्सो जम्बुल ट्री यानी मालाबार प्लम ट्री, ये भी इसको बोला जाता है इंडिया में। ठीक है। यहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया। अभी पूछा अपरिग्रह पूछा गया है, बाकी आपसे ये सारे पूछे जा सकते हैं कि यमा कंसिस्ट 5 प्रिंसिपल: अहिंसा नॉन वायलेंस, सत्या ट्रूथफुलनेस, अस्ते नॉन स्टीलिंग, ब्रह्मचर्य मॉडरेशन, अपरिग्रह नॉन पजेसिवनेस। अपरिग्रह पूछा जा चुका है, बाकी 4 पूछे जाने के चांसेस हैं आपके एसएससी सीजीएल मेंस 2025 के एग्जाम में। ठीक है। ऋग्वेदा में कलेक्शन ऑफ हिम्स को क्या बोलते हैं? सूक्ता। डायरेक्ट लाइन टू लाइन एसएससी ने पूछा है लेटेस्ट एग्जाम्स में। चानूदारो किसके लिए फेमस है? बीड मेकिंग के लिए। डायरेक्ट लिखा हुआ है कि लोकेट द चानूदारो ऑन मैप, दिस इज ए टाइनी सेटलमेंट एज कंपेयर टू मोहनजोदाड़ो, ऑल्सो एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सेल मेकिंग और वेट मेकिंग। तो एनसीईआरटी से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके रीसेंट एग्जाम में। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपना जो बैच है वो डिजाइन किया है, एसएससी जीएस एनसीईआरटी कोर्स 2026, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर वाइज लाइन टू लाइन आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा, उनके वीडियोस दूंगा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऑडियो नोट्स होंगे, एमसीक्यूज फॉर्मेट होंगे, मतलब आपको टेलीग्राम पेज में ऐड किया जाएगा, जहाँ पे आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्या क्या पूछा गया है और क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले आप पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जानिए, उसके बाद अपना रिवीजन कीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट बुक बनाइए अपनी, जिसमें आप नोट करते रहिए कि आपसे कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है इन एमसीक्यूज में, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, क्योंकि एट लास्ट इतना सारा हो जाएगा कि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेस्ट है कि जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर दें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपने एक बार सही, कोई तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, जो क्वेश्चन आपने एक बार सही कर दिया मान के चलो उसके 0.1% भी चांसेस नहीं है कि आप उसको फिर से गलत करो, क्योंकि वो आपके माइंड में सही तरीके से सेट हो चुका है, फीड है। तुक्का मत मारिए, बस तुक्का मारोगे तो आपको रिस्क होगा। इसीलिए जो आता है वो अटेम्प्ट करिए, जो नहीं आता है उसको सीखिए, और जो गलत हो रहा है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो फिर से गलत होने के चांसेस पूरे पूरे हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। अब मैं आपको अपने जो पेड हमारा टेलीग्राम चैनल था उसके बारे में एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ कि उसमें हमने क्या क्या बताया है। देखिएगा, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन, फ्रीडम फ्रीडम इज द बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने बोला था? डायरेक्ट लाइन टू लाइन पूछा गया। असम में टी है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। संग्राम संगमा के बारे में मैं बता चुका हूँ। ब्लू रिविलियन पे क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी एग्जाम्स में, फिर से पूछे जाने के चांसेज हैं। ठीक है। पेरियार ने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट फाइंड किया था। रानी गैडिल्यू पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो है कावली नागा
जो है कि एक रोंगेमी ट्राइब है उससे बिलोंग करती है। इससे भी चैप्टर वाइज मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। सब्सिडरी लाइन्स पर पूछा गया था कौन सा प्रोविजन है, तो इसमें एक प्रोविजन था टेरिटरी ऑफ इन द टेरिटरी ऑफ एली ए ब्रिटिश आर्म्ड कंटीजेंट वुड बी स्टेटन, मतलब एक ब्रिटिश का एक आदमी है वो उसको रखना पड़ेगा अपने, उसके सैलरी वगैरह वही लोग देंगे। गौतम बुद्ध के 3 मेन डिसिपल्स हैं, पूछा गया था इनमें से कौन सा गौतम बुद्ध का डिसिपल्स नहीं है, तो ध्यान रखने उपाली है, आनंदा है, महाकश्यपा है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ रबी क्रॉप के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, रबी खरीफ जायद, इससे डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। फार्मिंग में आपको बता चुका हूँ, रेनफेड फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, ये सब मैंने अपने पेड टेलीग्राम बैच में भी रिसेंट बिग बैंग थ्योरी पे क्वेश्चन पूछे गए, लाइन टू लाइन यहीं से उठाए गए हैं कि मोस्ट पॉपुलर आर्गूमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स कौन सी थ्योरी है, तो करेक्ट आंसर है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, वैदिक स्कूल में पूछा गया था कि ब्रह्मा का मतलब क्या है, BRAHAM, ब्रह्मा, ब्रह्मा का मतलब क्या है, वन डिवाइन एसेंस, उसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म। अब आपको ध्यान रखना है BRAHMAN ये इसका करेक्ट आंसर है, BRAHMA इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गए। बाकी मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे MTS 2020 में पूछा गया है, इससे रिलेटेड EPFO में पूछा गया, RPF कांस्टेबल में क्या पूछा गया है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे के सारे कवर किए हैं अपने इस बैच में। इसी तरीके से चैप्टर वाइज मैं आपको जो हमारा NCERT का जो बैच है उसमें मैं कवर करूँगा, GS NCERT जो बैच है 2026 उसमें चैप्टर वाइज मैं आपको NCERT की वीडियोस दूंगा, MCQ फॉर्मेट में दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिंक कराऊंगा, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं कवर करूंगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप जो हमारी टेलीग्राम आईडी है PYQ गाइड @PYQ गाइड 2024 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ बुक्स के बारे में बता देता हूँ, जैसे अवर पास्ट 1 2 3 जो हैं, अवर पास्ट 1 2 3 1 है, 2 है, 3 है, हिस्ट्री में ये सारी बुक्स, हिस्ट्री में जो थीम्स की बुक्स हैं, थीम्स 1 2 3 ये सारी की सारी मैं कवर करूँगा। पॉलिटी में अब जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री तो कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री से इतने क्वेश्चन एग्जाम में अभी रिसेंट में नहीं आ रहे हैं, टाइम बचेगा तो हम ज़रूर करेंगे। कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जो टाइम बचेगा तो हम कवर करेंगे, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये मैं कराऊंगा आपको, यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, आपने इस वीडियो के शुरुआत में इसकी 2 बुक हैं, ये दोनों मैं आपको कवर करके बताऊंगा कि क्या क्या ऐसे एग्जाम्स में पूछा गया है। और ज्योग्राफी में कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 है, ये सारी कवर करूँगा। इकोनॉमिक्स में जो इंडिया इकोनॉमी की जो बुक है, एक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है क्लास 11th की, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। साइंस में क्लास 9th की साइंस, क्लास 10th की साइंस कवर करूँगा। और अभी क्या है कि क्लास 6 7 8 में नई NCERT आ गई हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उनको भी हम कवर करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की NCERT हैं, क्लास 9th की, 10th की, क्लास 11th की, इन्हें मैं डिटेल्ड कवर करूँगा वीकेंड क्लासेस के थ्रू। और एक बुक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉलेज ट्रेडिशंस, नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ इंडिया, इसी में मैं वीकेंड में कवर करूँगा। इसमें टोटल 8 चैप्टर हैं, ये पूरे के पूरे एक एक चैप्टर के साथ हम इसको एंड कर देंगे। कुछ बुक्स हैं जैसे साइंस की जो ओल्ड NCERT हैं 6 7 8 की, वो हम टाइम परमिट करेगा तो हम उन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, और ज्योग्राफी में मैं आपको बता देता हूँ कंटेम्प्रेरी इंडिया 1 क्लास 9th की जो बुक है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 क्लास 10th की बुक है, क्लास 11th की फिजिकल ज्योग्राफी की जो बुक है, और अगर बात करें क्लास 12th की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सारी की सारी मैं चैप्टर वाइज आपको कवर करूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिंक कराऊंगा। जब हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं जितने भी हैं NCERT से ही पूछे गए तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि हाँ हम सही डायरेक्शन में हैं, सही सोर्स पे काम कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपका सिलेक्शन पक्का होगा। पॉलिटी में भी मैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल थ्योरी अभी एग्जाम में काम की नहीं है। वर्ल्ड हिस्ट्री अभी मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, बने रहिए इसी तरीके से। आप
अधिक जानकारी के लिए हमारी टेलीग्राम आईडी @PYQ Guide 2024 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो भी आपके डाउट्स हैं। कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।